स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में यूरिया मैन्युफैक्चर किया था इंडस्ट्रियल स्केल पे। और अब हम देखते हैं यूरिया के कुछ एप्लीकेशंस, कुछ यूजेस देखते हैं यूरिया के, जिससे हमें पता चले कि यूरिया एक बहुत हमारे पास क्या आ जाती है, यूजफुल चीज आ जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस का हमें अंदाजा हो। तो सबसे पहले हम यूरिया का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास आ गया यूरिया का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या है, हमारे पास बीच में कार्बन है जिसने दो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं ऑक्सीजन के साथ, और लेफ्ट पे एक और राइट पे एक, दो दो नाइट्रोजन के साथ इसने रिएक्ट किया हुआ है, मतलब बॉन्ड बनाया हुआ है। फिर इन नाइट्रोजन एटम्स ने भी फर्दर दो दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। तो ये हमारे पास यूरिया का स्ट्रक्चर आया। और अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें पता चलता है, यानी कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की इसमें रेशो है, हमारे पास हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग ये कंपाउंड है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। फिर हम अगर इसकी तस्वीरें देखें, जो हमारे पास इमेजेस बने हुए हैं, तो हमें पता चलता है कि ये व्हाइट कलर का होता है, ये सॉलिड होता है हमारे पास। और हम क्या देखते हैं कि क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसका। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होने का क्या मतलब है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होने का मतलब है कि इसके जो होते हैं क्रिस्टल लाइक इसकी अपीयरेंस होती है, और इसके क्रिस्टल्स में हर एटम जो होता है अपनी अपनी जगह पे फिक्स्ड होता है, उनकी फिक्स्ड लोकेशन होती है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि इसके क्या यूजेस आ जाते हैं, जिनकी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, एक इम्पॉर्टेंट केमिकल हमारे पास बनता है। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले यूरिया, जिस तरह हमारे पास यहाँ एक पिक्चर है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये एक किसान है जो ये यूरिया जो है वो फसलों में डाल रहा है। तो हमें पता चलता है कि 90% जो यूरिया का यूज है वो एज फर्टिलाइजर्स यूज है, यानी कि ये खाद में या फसलों में यूज होता है, इनकी पैदावार में, फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए एज फर्टिलाइजर यूज होता है। हमारे पास और भी दीगर कई हमारे पास फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का कंटेंट 46.6% होता है, यानी कि इसमें 46.6% नाइट्रोजन होता है, और ये एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कहलाता है। तो इसकी वजह से ये इसमें नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से ये एक यूजफुल फर्टिलाइजर है, सबसे ज्यादा यूजफुल फर्टिलाइजर है। यानी कि क्या, यानी कि इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स की ग्रोथ को प्रोमोट करती है, प्लांट्स की ग्रोथ को प्रोमोट करती है। ठीक है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन एक यूजफुल हमारे पास जो है वो फर्टिलाइजर आ गया, सबसे ज्यादा यूजफुल फर्टिलाइजर आ गया। इसी तरह अगर हम देखें तो ये एनिमल फीड में भी यूज होती है, यानी मवेशियों का जो चारा होता है, एनिमल फीड यानी कि मवेशियों का चारा जो होता है, उसमें भी हम जो है वो यूरिया ही उसकी फसलों में यूज करते हैं, उसकी क्रॉप्स में यूज करते हैं, ताकि जो है वो ग्रोथ प्रमोट हो उसकी फीड की। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन जो सॉरी यूरिया जो हमारे पास है, ये व्हाइट कलर का जो हमारे पास आ गया, इसको अगर हम हवा में रखें, यानी कि किसी जार में, किसी क्लोज कंटेनर में ना रखें, हवा में रखा हो, तो ये जो हवा में हमारे पास मॉइस्चर होती है, ये इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का या फिजा में से नमी को एब्जॉर्ब करने के प्रॉपर्टी को कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक होना। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक होना। तो ये यूरिया जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, ये वाटर में आराम से हल हो जाता है यूरिया, जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि ये इसकी वजह से भी ये एक बहुत यूजफुल फर्टिलाइजर बनाना। यानी कि जब हम फसलों में यूरिया को डालेंगे तो क्या होगा कि फसलों में की जो सॉइल होती है, जो क्रॉप्स की जो सॉइल होती है, उसके अंदर तो वाटर होता है, हम पानी पानी देते हैं फसलों को, तो वो फसलें जो है वो आराम से जो है वो यूरिया को हल कर लेंगी अपने अंदर, यानी पानी जो है वो आराम से अपने अंदर यूरिया को हल कर लेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकेगा यूरिया। फिर हम अगर इसमें और अगर देखें इसमें, तो हमें पता चलता है कि यूरिया जो है वो एज गुड फर्टिलाइजर क्यों है, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक भी होता है। नॉन टॉक्सिक होने का क्या मतलब है कि ये जो है वो मुज़र सेहत नहीं है, यानी कि ये जो है जहर आलूद नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, नॉन एक्सप्लोसिव होता है, यानी कि ये कोई धमाका खेज मवाद नहीं होता। यूरिया कोई धमाका खेज मवाद नहीं है, इससे कोई एक्सप्लोजन नहीं होते। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि यूरिया को हम यूज करते हुए एक हम केमिकल बनाते हैं, यूरिया नाइट्रेट। ये यूरिया नाइट्रेट जो है वो धमाका खेज मवाद होता है, ये जो होता है वो एक्सप्लोजिव होता है, एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है, धमाका खेज मवाद होता है। ठीक है, इससे धमाके हो सकते हैं। ठीक है,
फिर हम और अगर इसके बारे में इसके कुछ और यूजेस देखें यूरिया के, तो हमें पता चलता है कि यूरिया जो है वो डिफरेंट हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज में एज रॉ मटेरियल या डिफरेंट एज रिएक्टेंट भी यूज होता है, एज क्या कहना चाहिए कि रॉ मटेरियल यूज होता है। यानी कि यूरिया का एक हमारे पास यूज आ गया एज क्या इंडस्ट्रियल, हमारे पास रिएक्टेंट के तौर पे यूज आ गया इंडस्ट्रियल 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 प्रोडक्शंस डिफरेंट में हमारे पास डिफरेंट जो मटेरियल्स की प्रोडक्शन होती है, यानी कि कुछ पॉलीमर्स होते हैं उनकी इस प्रोडक्शन में भी यूरिया इस्तेमाल होता है। पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स हमारे पास आ जाते हैं जैसे स्मॉल यूनिट्स जब मिलके लार्ज यूनिट्स बनाते हैं, यानी कि अगर ए हमारे पास एक स्मॉल यूनिट है तो बहुत सारे ए यूनिट्स जो हैं वो मिल के जो है वो ए के बहुत सारे जो यूनिट्स हैं वो मिलेंगे और हमारे पास एक लंबी सी चेन बना लेंगे, तो उस लंबी सी चेन को हम कहेंगे पॉलीमर। ठीक है, जिसमें वही रिपीट हुए जा रहा है, एक ही यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको पॉलीमर्स कहते हैं। फिर हम देखते हैं ये पोटेशियम सायनेट बनाने में भी हेल्पफुल होता है। ये पोटेशियम सायनेट के प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी ये यूज होता है और पोटेशियम सायनेट भी हमारे पास एक यूजफुल केमिकल कंपाउंड आ गया। ठीक है, फिर अगर हम आगे देखें तो हमें पता चलता है कि जो व्हीकल्स के, ये जो गाड़ियां होती हैं, डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, इनके अंदर जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है उसके अंदर जो गैसेस रिलीज होती हैं, जो बाहर निकलती हैं, जो गैसेस रिलीज होती हैं एग्जॉस्ट सिस्टम से गाड़ियों के, उसमें एक चीज होती है, गैसेस होती है NOx। अब ये NOx में x क्या होता है? x होता है कि 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, यानी कि अगर ये x हमारे पास 1 है तो हमारे पास आएगी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और अगर x2 होगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, n नाइट्रोजन ओ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हम ये देखते हैं कि जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड ये जो रिलीज होती हैं एग्जॉस्ट सिस्टम से, तो ये हमारे पास आ जाती है पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पोल्यूटेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो फिजा को या माहौल को आलूदा करते हैं। तो NO और NO2 जो है वो पोल्यूटेंट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि अगर हम क्या करें एग्जॉस्ट सिस्टम में यूरिया का सोल्यूशन, SOLN में सोल्यूशन के लिए लिख रही हूँ, ठीक है, यूरिया सोल्यूशन हम इंट्रोड्यूस करवाएं एग्जॉस्ट सिस्टम में, तो ये यूरिया सोल्यूशन, ये जो NOx पोल्यूटेंट्स है इनसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड के सॉल्यूशंस जो हैं, सॉरी के जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो गैसेस हैं, ये NO और NO2 इनसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, और क्या बना लेगा? N2 या नाइट्रोजन गैस बना लेगा, जो इनर्ट होती है और फिजा में 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद है, तो ये हार्मलेस हुई क्योंकि ये इनर्ट है, यानी आमतौर पर ये रिएक्ट नहीं करती है। और साथ हमारे बन जाता है वाटर इन गैशियस फॉर्म, यानी कि स्टीम। तो स्टीम तो हमें पता है हार्मलेस चीज है, बिल्कुल ही बेजर सी चीज है। ठीक है, तो हमारे पास जो पोल्यूटेंट्स थे वो किस में हो गए? एक हार्मलेस चीजों में जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो हमने देखा कितने सारे हमारे पास यूरिया के यूजेस आ गए, लेकिन जिसका बेसिक यूज होता है, जिस तरह पाकिस्तान एक ज़रात को फरोग दिया जाता है पाकिस्तान में। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर हमारे यहाँ जो है वो सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान डिपेंड करता है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, ज़रात पे डिपेंड करता है। और हमने कहा कि फसलों में 90% यूज यूरिया का क्या होता है? एज फर्टिलाइजर होता है। तो पाकिस्तान में 6 मेजर यूनिट्स हैं यूरिया के जो काम कर रहे हैं। उनमें से अगर किसी हम नाम देखें तो फौजी फर्टिलाइजर हमारे पास आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ गया एंग्रो केमिकल्स आ गया, हमारे पास ICI है। ठीक है, सॉरी फर्टिलाइजर है ये, फौजी फर्टिलाइजर आ गया हमारे पास। फिर फौजी फर्टिलाइजर में भी एक हमारे पास बिन कासिम यूनिट आ गया, फिर दाऊद हरक्यूलिस कंपनी आ गई। और इसमें से जो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी है ये सबसे बिगेस्ट कंपनी है इस वक्त पाकिस्तान में, जो यूरिया प्रोडक्शन में काम कर रही है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अभी भी पाकिस्तान में यूरिया का शॉर्ट फॉल है, यानी कि डिमांड ज्यादा है लेकिन इतनी ज्यादा प्रोडक्शन यूरिया की नहीं हो रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान में यूरिया का फिलहाल शॉर्ट फॉल है, क्योंकि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को ज्यादा से ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस हासिल है। तो हम अब गवर्नमेंट का ये काम है कि वो मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज दे, उनको मौके दे, ताकि वो ज्यादा यूरिया की प्रोडक्शन कर सकें और ये शॉर्टफॉल कम हो, खत्म हो और पाकिस्तान में ज्यादा मजीद यूरिया प्रोड्यूस की जा सके। तो हमने आज देखा कि यूरिया हमारे पास कितना एक यूजफुल हमारे पास फर्टिलाइजर या एक केमिकल सब्सटेंस आ गया।